हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आंसर के साथ में डिस्कस कर रहे हैं और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड समझाऊं ताकि आप अपना आंसर खुद भी लिख सकें। यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी ये होगा हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि अधिगम के लिए मूल्यांकन या फिर अधिगम के लिए आंकलन इसे बोलेंगे हिंदी में। इस पेपर को मैंने जो 2020 में पूछा गया था उसको मैंने समझा दिया है। 2019 में जो क्वेश्चन है वो मेरे पास अवेलेबल है, बट उसके कुछ क्वेश्चंस बहुत ब्लर है जो अभी तैयार नहीं हुए हैं। जैसे ही वो रेडी हो जाएंगे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मैं एक बात बताता हूँ इस पेपर को लेकर के कि ये पेपर जो है पूरे बीएड में मुझे लगता है कि सबसे टफ पेपर है ये, और सबसे टफ पेपर होने के बिहार पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बीएड सेकेंड ईयर में अगर किसी पेपर पे आपको ज्यादा ध्यान देना है तो वो यही पेपर है। असेसमेंट फॉर लर्निंग पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि इसमें बच्चों के बहुत कम नंबर आते हैं। तो मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड समझाऊंगा ताकि इसमें आप बेस्ट नंबर पा सकें। देखते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है सारे क्वेश्चंस को। और मैं एक बात बताता हूँ कि 2018 में अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, 2020 में अगर क्वेश्चन देखेंगे, 19 में क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें डिफर करके पूछा हुआ है। उसी को समझेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक्सप्लेन, यहां देख सकते हैं आप यहां पर, explain the concept of evaluation, explain the concept of evaluation, examination and appraisal with examples and established a relationship among them। ठीक है, हिंदी में क्या देखेंगे यहाँ पर? हिंदी में कह रहे हैं कि मूल्यांकन, परीक्षा तथा समीक्षा की अवधारणा है ना, अवधारणा सोदाहरण स्पष्ट कीजिए तथा तीनों के बीच में संबंध को भी स्पष्ट कीजिए। देखिए इसको समझिए अच्छे तरीके से, इसमें क्या कहने का मतलब है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वर्ड के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कॉन्सेप्ट ऑफ एवेल्युएशन। एवेल्युएशन को मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बता दिया है और क्रैश कोर्स में भी आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा, सारी चीज़ें वहाँ से भी देख पाएंगे। एवेल्युएशन को अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो एवेल्युएशन इज द जजमेंट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है ना, ये क्या है? एक जजमेंट है जो न्यूमेरिकल डाटा के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। यानी यहाँ पर हम पता लगाते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे का रिजल्ट किस तरीके से रहा, बच्चे का जो टेस्ट है, चेकिंग है, रिजल्ट है किस तरीके से बन पा रहा है, उसको यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, यानी कि एवेल्युएशन को। एक हिसाब से मैंने जैसे पहले बताया था कि बच्चे का पहले क्या होता है, टेस्ट होता है, उसके बाद में मेजरमेंट होता है और लास्ट जो पड़ाव होता है वो होता है हमारा एवेल्युएशन, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें जहाँ पर हम अब जो है बच्चे को ये कह सकते हैं कि तुमने इतना कम सीखा, तुम टॉपर से इतना कम पीछे हो, तुमने बहुत अच्छा सीखा। यहां पर अच्छा बुरा का फैसला करना शुरू कर देते हैं एवेल्युएशन में। इतना समझ में आया। दूसरा पॉइंट है यहां पर एग्जामिनेशन। ठीक है ना, एग्जामिनेशन को क्या कहेंगे? एग्जामिनेशन को अगर पूरे वर्ड में ये कहा जाए तो एग्जामिनेशन एक जो है होता है, एक टूल है जो हम बच्चों के ज्ञान को मापने के लिए अपनाते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या है कि शिक्षण शास्त्र में इसे मेमोरी देखते हैं। जैसे कि मेमोरी देखते हैं ना, बच्चे के अंदर में कितनी एबिलिटी है, बच्चा जो कितना सीख पा रहा है, बच्चा कितनी चीज़ों को गेन कर पा रहा है। और एग्जामिनेशन के जो टाइप्स है, फॉर्म्स है, वो बहुत सारे हैं। जैसे कि क्या क्या होता है, कंप्रिहेंसिव एग्जामिनेशन होता है, अचीवमेंट एग्जामिनेशन होता है, प्रोग्रेस एग्जामिनेशन होता है, ओरल एग्जामिनेशन होता है, ऐसे टाइप एग्जामिनेशन होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होता है। तो इस तरीके से ये आपको बताते चले जाना है। यानी कि एग्जामिनेशन क्या है, एक टूल है जिसको आप एक तराजू भी कह सकते हो, जिसके माध्यम से हम नापते हैं कि भाई बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे ने कितनी चीजें प्रोग्रेस किया, कैसे कैसे चीज उसमें बदलाव आए, कैसे एटीट्यूड और बिहेवियर में उसमें चेंजिंग आया। इसमें देखते हैं एग्जामिन के थ्रू से, एग्जाम लेकर के। ठीक है, उसके बाद होता है एंड अप्रेजल विद एग्जाम्पल्स। देखो अप्रेजल का क्या मतलब होता है? अप्रेजल का मतलब होता है भी, अप्रेजल का मतलब भी असेसमेंट होता है। यहाँ पर भी हम बच्चे के गुण को, बच्चे के एबिलिटीज को, बच्चे के बिहेवियर को देख रहे होते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है और बच्चे को कितना और ज्यादा सीखने की जरूरत है। ठीक है, और उसके बाद जो है एक तरीके से मैं अगर इसको समझाऊं एग्जांपल के थ्रू से, सपोज दैट कि मैंने ये एक फाइल बनाया। ठीक है ना, एक फाइल बनाया और यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने देखिए यहाँ पर फिर से मैं करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाया और फाइल के अकॉर्डिंग जो है कुछ बच्चों को, जैसे कि ये ए है और ये बी है, और इन बच्चों को मैंने रेटिंग दे दिया है। ठीक है ना, इन बच्चों को मैंने रेटिंग दे दी है, यानी कि अप्रेजल कर दिया है, या फिर उसका जो है टेस्ट के जो नंबर है वो बता दिया है कि ए जो है क्या कहते हैं कि गुड है, या फिर बी जो है वो क्या कहते हैं कि
वेरी गुड है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू से आप इसमें लिख सकते हैं। और ऑब्वियसली इसका जो इंटर रिलेशन की बात की है ना इन्होंने, ऑब्वियसली एक दूसरे से इंटर रिलेशन सबका होता है। क्यों, कैसे, जैसे कि एग्जाम होता है सबसे पहले, उसके बाद क्या होता है आपका क्या कहते हैं अप्रेजल किया जाता है, और उसके बाद लास्ट में एवेल्युएशन किया जाता है। तो इन सबका एक दूसरे के साथ में कॉर रिलेशन होता है। आई होप के समझ में आया होगा आपको। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय असेसमेंट। देखो असेसमेंट को मैंने पहले भी समझा दिया है, असेसमेंट किसको कहा जाता है, असेसमेंट में क्या क्या चीजें डिस्कस की जाएंगी। एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ असेसमेंट, एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ असेसमेंट की अगर बात करें तो असेसमेंट के बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स हैं, ठीक है ना। डिफरेंट फॉर्म असेसमेंट की अगर बात करें तो बहुत सारे अलग अलग फॉर्म दिए गए हैं। सपोज दैट कि अगर पहला पॉइंट आप लिखेंगे तो यहाँ पर डायग्नोस्टिक असेसमेंट पहला पॉइंट होगा। डायग्नोस्टिक असेसमेंट को हम कहाँ करते हैं, बिफोर लर्निंग करते हैं। उसके बाद जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ये हम कहाँ करते हैं, ये ड्यूरिंग लर्निंग करते हैं। उसके बाद समेटिव असेसमेंट होता है, ये हम कहाँ करते हैं, आफ्टर लर्निंग करते हैं। एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि डायग्नोस्टिक जिसे हम क्या बोलते हैं, नैदानिक परीक्षण बोलते हैं, ठीक है ना। डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो होता है ये बच्चों के प्रॉब्लम को जानने के लिए किया जाता है, यानी कि बिफोर लर्निंग हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, बच्चा आखिर से सीखने में उत्पत्ति क्यों नहीं ले रहा है, इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है, उसकी दिलचस्पी क्यों नहीं बन रही है। तब जाकर के हम जो है डायग्नोस्टिक क्या कहते हैं कि टेस्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ओ बच्चे को जो है ना लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, बच्चा जो है हिंदी में सीखना चाह रहा है लेकिन बच्चा टीचर जो है इंग्लिश में पढ़ा। तो अब क्या करेंगे, इसमें प्लानिंग करेंगे और उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिया है और इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बोर्ड पे अच्छे तरीके से समझा दूंगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ लर्निंग विद एग्जांपल्स। देखो बच्चे ये जो है ना ये आपका फर्स्ट ईयर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। टीचिंग लर्निंग को याद करो, जहां पर जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की थ्योरी अप्लाई होती है। वो जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि बच्चा अगर कोई चीज़ सीखता है ना तो वो 3 चीज़ों के माध्यम से सीखता है। पहला क्या होता है, पहला होता है आपका कॉग्निटिव। कॉग्निटिव किस पर डिस्कस करता है, कॉग्निटिव डिस्कस करता है आपके मेंटल पे। और मेंटल पे डिस्कस करने के यहाँ पर आप क्या करते हैं, नॉलेज को सीखते हैं। नॉलेज को सीखने के बाद में आप थिंकिंग करते हैं, कंप्रिहेंशन करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये कहता है कि बच्चा जो है सबसे पहले क्या करता है, कॉग्निशन यानी कि मेंटल लेवल पे सीखता है। और उसके बाद होता है आपका इफेक्टिव। इफेक्टिव का क्या मतलब होता है, इफेक्टिव डोमेन जो है इमोशन। यहाँ पर क्या होता है कि अपना बच्चा जो है अपने एटीट्यूड को बनाता है, अपने फीलिंग को लाता है। सपोज दैट के पहले उसने नॉलेज को सीखा, नॉलेज को सीखने के बाद में उसमें थिंकिंग किया, अंडरस्टैंडिंग किया, कंप्रिहेंशन किया। अब जा करके जो है उसके अंदर अफेक्टिव डोमेन क्या कहते हैं लागू होता है, अफेक्टिव डोमेन लागू होता है। और फिर उसके अंदर में क्या होती है, फीलिंग आती है और वो सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद में होता है आपका साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में आकर के बच्चा उस चीज को अपने ऊपर लागू करना शुरू कर देता है, यानी कि उस पर वो स्किल बना लेता है और वही चीज करना शुरू कर देता है। तो ये चीज जो है फर्स्ट ईयर में भी आपको पढ़ाया हुआ था। अगर किसी तरह की क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं फिर से आपको पीडीएफ के साथ में इसे प्रोवाइड करा दूंगा। चौथा क्वेश्चन के देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि व्हाट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट, एक्सप्लेन इट्स स्टेप, यूजेस एंड डिमेरिट्स, ठीक है ना। यूज इसके क्या है और डिमेरिट्स क्या है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है। अभी मैंने आपको बताया था कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट को क्या बोलते हैं, नैदानिक परीक्षण भी बोलते हैं हिंदी में। देखो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है कि बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है ना उसको जानने के लिए हम कर रहे होते हैं, यानी कि इसमें जो है कोई अंक नहीं दिया जाता। जैसे होता है ना कि आपको 5 नंबर मिल रहे हैं, आपको 6 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई अंक नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसमें अंक किसी तरीके से नहीं दिया जाता है। इसमें जो है ना बच्चे की प्रॉब्लम को, जैसे कि बच्चा कोई चीज नहीं सीख पा रहा है, बच्चा जो है अगर क्लासेस सपोज दैट के बहुत गरीबों के बच्चे थे जहां पर देखा गया कि बच्चे जो है स्कूल नहीं आ रहे, तो सरकार ने क्या किया, मिड डे मील चालू कर दिया, ठीक है। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि बच्चे जो खाना नहीं खा रहे, बच्चे खाने के बहाने से स्कूल में आने लग गए। तो कहने का मतलब है कि डायग्नोस्टिक जो शिक्षा क्या कहते हैं कि टेस्टिंग होता है वो बिफोर लर्निंग होता है, ठीक है ना। तो वहां पर हम देख रहे होते हैं कि बच्चे की प्रॉब्लम क्या है और बच्चे का सॉल्यूशन किस तरीके से निकलेगा। अब हम इसमें देखते हैं कि ये समझ में आ गया टेस्ट, एक्सप्लेन इट्स स्टेप्स। ये देखो अब दूसरा पॉइंट होता है स्टेप्स। आपको स्टेप्स भी इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टेप्स कौन कौन से होते हैं उन्हें भी बताना होता है। सबसे पहला स्टेप हो जाएगा प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग करना कि बच्चे की किस फील्ड को हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, किस फील्ड को देखेंगे कि बच्चे के अंदर में मनोवैज्ञानिकली थॉट डेवलप
होना शुरू हो जाए। उसके बाद प्लानिंग करने के बाद में हम क्या करेंगे, राइटिंग द आइटम्स, यानी कि हमने जो है वो प्रॉब्लम सारे निकाल लिए, अब जो है वो सारे प्रॉब्लम को हम राइटिंग द आइटम्स यानी कि उन सारे आइटम्स को लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, असेंबलिंग द टेस्ट, अब उस सारे प्रॉब्लम को मिलाएंगे एक दूसरे के साथ में टेस्ट करने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, अब उसको जो है डायरेक्शन भी देंगे। इसी तरीके से और भी पॉइंट है, लेकिन यहाँ वीडियो लेंथी ना हो जाए इसलिए मैं आपको कुछ जो है गाइड करता जा रहा हूँ। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाई assessment of group process, discuss sociometric technique of assessment with example। ठीक है ना, sociometric assessment with example। ठीक है, सबसे पहले आप इसको समझो कि असेसमेंट तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ मूल्यांकन करना, ठीक है ना, कोई भी चीज़ मापन करना। अब ये कह रहे हैं कि ग्रुप प्रोसेस यानी कि सिंपल है ये, इसमें देखो क्या करता है, क्या होता है, इस ग्रुप प्रोसेस का असेसमेंट का जो मतलब होता है, इसका जो पर्पज़ होता है, इसका जो पर्पज़ होता है वो होता है प्रोमोटिंग ग्रुप वर्क या फिर प्रोमोटिंग ग्रुप प्रोसेस। ठीक है ना, यानी कि अगर आप कोई चीज़ असेस करते हैं तो एक तो इंडिविजुअल कर सकते हैं और एक ग्रुप में कर सकते हैं। तो ज़्यादातर ये ग्रुप में ही होता है। सपोज दैट बच्चों का जो ग्रुप है वहां पर आपको कुछ असेस करना है, कुछ मूल्यांकन करना है, जांच करना है, तो वहां पर क्या होगा, पूरे बच्चों की एबिलिटीज को, क्वालिटीज को, है ना, उसके बिहेवियर को, एटीट्यूड को आप पूरी तरीके से सीख रहे होते हो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप प्रोसेस। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप प्रोसेस। उसके बाद इन्होंने दूसरा पॉइंट पूछा हुआ है सोशियोमेट्रिक टेक्निक। ठीक है, सोशियोमेट्रिक टेक्निक असेसमेंट क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ में आपको बताना है, मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। ठीक है ना, पहले समझ लो कि सोशियोमेट्रिक टेक्निक क्या होता है। सोशियोमेट्रिक टेक्निक क्या होता है उसको समझो। देखो, जैसे सोशियोमेट्रिक की टेक्निक इसको कहते हैं कि एक समूह की संरचना का अवधारणा करने और उस समूह के प्रत्येक व्यक्ति के पारस्परिक सामाजिक, है ना, पारस्परिक सामाजिक संबंधों की स्थिति को मापने की टेक्निक को क्या कहते हैं, समाजमिति कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, सोशियोमेट्रिक टेक्निक यानी कि समाजमिति टेक्निक कहते हैं इसको। नहीं समझ में आया, देखो इसका मतलब ये हो गया, देखो इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल भी देने बोला है ना, तो आप भी एग्जाम्पल दोगे। देखो यहाँ पर इस तरीके से आपने एक खाना बना लिया है ना, यहां पर इस तरीके से। अब देखो इसको, ये ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक है ना, अब जो है बी का जो रिलेशन है यहां पर बी का जो रिलेशन है तीनों के साथ में है। ठीक है ना, 1 2 3 तीनों के साथ में रिलेशन है, लेकिन मे बी के बी का रिलेशन सिर्फ दूसरे के साथ में है और मे बी के सी का रिलेशन सिर्फ ए के साथ में है ना, ये भी हो सकता है। तो कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो है हम सोसाइटी के लोगों का जो इंटरेस्ट होता है, सोसाइटी के लोगों में जो चीज़ें होती हैं, यानी कि किसका रिलेशन किसके साथ में कैसा है, कौन इंसान की सोसाइटी में, सोशियोमेट्रिक टेक्निक यानी कि सोसाइटी में किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन किन किन चीज़ों को फॉलो कर रहा है, कौन इंसान इंडिविजुअल रह रहा है, कौन इंसान जो है क्या कहते हैं कि इंट्रोवर्ट है, कौन इंसान एक्सट्रोवर्ट है और उसका रीज़न क्या है। ठीक है ना, उसका रीज़न क्या है, कौन इंसान जो है, कौन सोसाइटी का मेंबर इस तरीके से है जो बहुत ज़्यादा कम, क्या कहते हैं कि वो बहुत तन्हा पसंद है। ऐसी चीज़ों को यानी कि सोसाइटी के लोगों को के जो इंटरनली चीज़ें हैं उसको जांचने के लिए जब हम कोई टेस्ट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, सोशियोमेट्रिक टेक्निक। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिस्कस पोर्टफोलियो असेसमेंट विथ इट्स क्या स्कोप एंड यूजेस। ठीक है, पोर्टफोलियो के बारे में मैंने इससे पहले की वीडियो में बता दिया है, टाइम क्या कहते हैं वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप, 7वां जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि राइट शॉर्ट नोट्स एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, 2 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये कह रहे हैं पहला जो है आपका शॉर्ट नोट्स स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से समझो। ठीक है, ये भी जो है ना एक तरह का टेस्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं, व्यावसायिक रुचि प्रपत्र। हिंदी में क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग की व्यावसायिक रुचि, है ना, परिसूची भी कह सकते हैं इसे, परपत्र भी कह सकते हैं। इसको आप अच्छे से समझो। ये जो स्ट्रॉन्ग है ना, ये एक क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक है और ये क्या है, ये एक क्या कहते हैं कि टेस्ट सीरीज है। क्या है ये, वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक जो है एक टेस्ट सीरीज है और ये किन्होंने, स्ट्रॉन्ग ने 1990 में दिया था और ये कि क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक है। इसमें देखते हैं कि इंटरेस्ट किस फील्ड में है। इसमें क्या देखते हैं कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है ना वो किस फील्ड में है, उसे किस फील्ड में जाना चाहिए। ठीक है ना, और उसको किस किस चीज़ों को अपनाना चाहिए, कौन कौन से वोकेशनल जॉब उसको करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने खुद ही इस चीज़ को डेवलप किया था। और क्या कहते हैं कि डेवलप करने के बाद में
ठीक है। डेवलप करने के बाद में इन्होंने खुद इस चीज़ को अप्लाई किया था और बहुत से लोगों को जॉब दिया था वोकेशनल तरीके से, क्योंकि इसमें हम चेक कर रहे होते हैं कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है जिस फील्ड में है बच्चे को उसी फील्ड में लगाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये एक क्या है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है और ये कैरियर असेसमेंट एजुकेशन गाइडेंस भी इसको प्रोवाइड कराता है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा स्ट्रॉन्ग वाला। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी है ना इन्वेंट्री, ठीक है। मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, ठीक है ना। इसको समझते हैं हम, इसके कहने क्या मतलब है। एक बात याद रखना, इसको जो है शॉर्ट में कितनी बार ऐसे पूछ लेते हैं कि MMPI से आप क्या समझते हैं। MMPI इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है मिनेसोटा, ठीक है, मल्टीफेसिक पर्सनालिटी है ना इन्वेंट्री, ठीक है, ये होता है, ये आप इसको याद रखेंगे। अब इसको आप अच्छे से समझिए कि इसका क्या मतलब होता है। देखो सबसे पहले तो ये समझ लें आप कि ये एक पर्सनालिटी टेस्ट है, ठीक है। ये क्या है, ये एक पर्सनालिटी टेस्ट है। इसमें आदमी के व्यक्तित्व को नापा जाता है। देखो नापने के लिए तो बहुत सारे होते हैं ना, मेजरमेंट होता है, उसके बाद टेस्ट होते हैं बहुत सारे, उसके बाद जो है स्केल होता है, किलो है, किलोमीटर है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब जो है आदमी की व्यक्तित्व को नापने के लिए, पर्सनालिटी को नापने के लिए जो चीज़ें अप्लाई की जाती है उसको MMPI बोलते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि आपको सामाजिक यानी कि कौन इंसान के अंदर में सामाजिक गुण कितना है इसी के थ्रू से नापेंगे, शारीरिक गुण कितना है, मानसिक गुण कितना है, नैतिक गुण कितना है, इवन के IQ कितना है, ये भी इसी में नापते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, क्वेश्चन 3 तरीके से दिया जाता है। इसमें क्वेश्चन फॉर्मेट कैसे किया जाता है, इसमें क्वेश्चन फॉर्मेट 3 तरीके से, जैसे कि ट्रू है, दूसरा जो है आप फॉल्स है, या फिर तीसरा ये कह सकते हैं कि क्या कहते हैं कि मेरी कोई राय नहीं है। ये 3 इसमें होते हैं ऑप्शन, और इसमें सवाल किए जाते हैं कि और एक बात बताता हूँ। सबसे पहले आप ये समझो कि मिनेसोटा जो है ये क्या है, ये एक यूनिवर्सिटी है जिसके बिहाफ पर ये नाम रखा गया मिनेसोटा, ठीक है। और ये किसने डेवलप किया है, ये हाथवे और मैकनेले ने इन्होंने डेवलप किया है, ठीक है ना। अब इसमें दूसरी बात जो होती है, मल्टीफेसिक का क्या मतलब होता है। मल्टीफेसिक का क्या मतलब है कि बच्चे के अंदर में बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारी क्षमताएं हैं, बहुत सारी एबिलिटीज है, जिसकी बिहाफ पर हम यह क्या कहते हैं कि मल्टीफेसिक। और पर्सनालिटी तो आपको समझ में आ रहा है, उसके अंदर में जितने भी स्किल्स हैं, ठीक है ना। तो इसको कब ये किया था, 1943 में इसको दिया था, ठीक है ना। अब इतना समझ में आ गया। अब हम दूसरा क्या कहते हैं देखते हैं, दूसरा जो इसका कहने का क्या मतलब है उसको समझते हैं। यहाँ पर जो एक देख सकते हैं आप प्रोजेक्टिव टेक्निक, ठीक है ना। प्रोजेक्टिव टेक्निक को भी आप अच्छे तरीके से समझ लो कि प्रोजेक्टिव टेक्निक में किन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। प्रोजेक्टिव टेक्निक जो है ये एस्निक ने 1972 में दिया था। यानी कि इसके कहने का क्या मतलब है कि आप जो भी भावनाएं हैं आपके अंदर में, जो भी चीज़ें हैं, उन भावनाओं को इनडायरेक्टली मेजर करते हैं इसमें, किसमें, प्रोजेक्टिव टेक्निक में। और ये क्या है, एक ये भी एक पर्सनालिटी असेसमेंट है जिसको कि हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक के माध्यम से असेस करते हैं, नापते हैं। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट की क्या कहते हैं कि पर्सनालिटी को असेस किया जाता है कि नॉर्मल है या फिर हार्ड है, क्या किसमें, प्रोजेक्टिव के माध्यम से। और ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बोर्ड में समझाऊंगा। ये लिंडजे ने 1961 में दिया था। ये किसने दिया था, लिंडजे ने 1961 में दिया था। अब इसके जो टेक्निक्स हैं, इसके कितने टेक्निक्स हैं, 5 टेक्निक्स हैं। पहला क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव टेक्निक, दूसरा हो जाएगा कंस्ट्रक्शन टेक्निक, तीसरा हो जाएगा कंप्लीशन टेक्निक, उसके बाद चॉइस, ऑर्डिनरी टेक्निक, और उसके बाद एक्सप्रेसिव टेक्निक हो जाएगा। ये सारे टेक्निक से आप अपना प्रोजेक्टिव टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। आई होप कि ये भी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन में लिखें, मैं आपको बोर्ड में भी इसका क्रैश कोर्स के माध्यम से सारे वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन एप्टीट्यूड एंड डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर क्या कहते हैं कि ऐड कर दिया है, ठीक है ना। ये इन्होंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया है कि इससे आप क्या समझते हो। सबसे पहले तो आपको क्या डिफाइन करना है, सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है। देखो बच्चे, एप्टीट्यूड से टेस्ट जो होता है ना, एक सिंपल चीज़ है। आप किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में या फिर गवर्नमेंट आपको जॉब देता है या फिर किसी बड़े एग्जाम को क्वालिफाइड आप करते हो ना, तो हर एग्जाम में एक तरीके का एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब यह होता है कि एक जनरल तरीके से आपकी कुछ नॉलेज को टेस्ट करना होता है, यानी कि आपकी जो योग्यता है उसको देखना होता है कि क्या कहते हैं
कि किस तरीके से आपके अंदर में योग्यता है, कैसी कैसी चीज़ आपके अंदर में है, जिन चीज़ों को होना चाहिए आपके अंदर में। सपोज दैट के यहाँ पर ज़्यादातर रीजनिंग के पोर्शन को देखते हैं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो आर्ट से अगर आते हैं तो ये देखा जाता है कि उनको रीजनिंग पावर नहीं होती है, थिंकिंग पावर उसको नहीं होती है, किसी तरीके को बातों को सुना तो वैसे ही समझ लिया उसने। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक तरीका एप्टीट्यूड टेस्ट रख देते हैं कि इसमें छोटी छोटी चीज़ों को, आपकी जनरल नॉलेज को थोड़ा चेक कर लेते हैं, आपकी रीजनिंग पावर को थोड़ा चेक कर लेते हैं, और आपके न्यूमेरिकल वर्ड को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, आपके लैंग्वेज को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल में समझ में आने वाली है ना, सीटेट का पेपर आपने देखा होगा। सीटेट में क्या है, एक तरीके से एप्टीट्यूड टेस्ट बोल सकते हैं। वहां पर कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं जिससे कि आपका एक टेस्ट हो जाता है। अब इसको कितने भागों में बांटा जाता है, ठीक है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट को कितने भागों में बांटा जाता है इसको आप समझिए, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट को वर्बल, रीजनिंग रखा जाता है, स्पेलिंग रखा जाता है, ग्रामर रखा जाता है, वर्ड ग्रुप रखा जाता है, एनालॉजीज के थ्रू से क्वेश्चन किए जाते हैं, सेंटेंस करेक्शन, क्या कहते हैं, सेंटेंस करेक्शन रखे जाते हैं, और इंस्ट्रक्शन, ऐसे क्वेश्चन क्या कहते हैं कि फॉर्म्ड किए जाते हैं जिसके माध्यम से बच्चे का जो है एप्टीट्यूड टेस्ट जांचा जाता है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिए, डिस्कस ग्रेडिंग सिस्टम इन डिटेल्स, न्यूमेरिडीन इन इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। ये कह रहा है कि ग्रेडिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं। ये तो बहुत सिंपल है ना, ग्रेडिंग सिस्टम आपको पता होगा। जब भी हम कोई एग्जाम लेते हैं, कोई भी क्या कहते हैं इम्तिहान लेते हैं बच्चे का, तो वहाँ पर क्या होता है कि ग्रेडिंग प्रणाली जो होता है वो हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वर्ड में दे। उससे पहले जो हम क्या कहते हैं, जितने भी एग्जाम होते थे जहाँ पर आपने देखा होगा किसी बच्चे को जो 90 नंबर मिला, 100 में से 90 मिले हुए हैं, किसी को 99 मिले हुए हैं, किसी को 98 मिले हुए हैं। तो ये जो वर्ड थे ना, ये वर्ड बहुत ज़्यादा क्या करते थे, नेगेटिव पहलू क्या कहते हैं कि बना रहे थे। कुछ बच्चों के ये लग रहे थे, कंपटीशन लग रहा था कि अच्छा बच्चों को जो है नंबर से तौल रहे हैं। फिर जो है एजुकेशन विभाग ने ये चीज़ अप्लाई किया, बहुत सारी पॉलिसीज ने ये कहा कि नहीं, उसको नंबर में नहीं दर्शाओ बल्कि ग्रेड में दर्शा करके बताओ आप। फिर ये जो है ग्रेडिंग में इसको दर्शाने लग गए। तो ग्रेड के अकॉर्डिंग इसको 3 से 4 से 5 भागों में बांटा जाता है। कुछ लोग इसको क्या कहते हैं कि ए है ना, फिर उसके बाद जो है ए प्लस में बांटते हैं, और उसके बाद बी, और उसके बाद सी। यानी कि ए प्लस को है ना, ए प्लस को सबसे वेरी गुड माना जाता है, ए को गुड माना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं बी को एवरेज, और इसको सी को क्या कहते हैं कि ये माना जाता है, पुअर माना जाता है। एक फॉर्मेट अगर मैं बताऊं तो ओ, सबसे पहले ओ होता है। ओ को हम क्या मानते हैं, ओ को हम ये मानते हैं कि आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना। फिर ए को क्या मानते हैं, वेरी गुड, और बी को क्या मानते हैं, बी को मानते हैं गुड, सी को क्या मानते हैं, एवरेज, डी को क्या मानते हैं, बिलो एवरेज, और ई को क्या मानते हैं, पुअर, और एफ को मानते हैं वेरी पुअर। तो ये जो है ना, नंबर नहीं दे करके, न्यूमेरिकल वर्ड नहीं यूज करके, बल्कि हम ग्रेडिंग करते हैं ABCD से। तो इससे जो है बच्चों के अंदर में तुलना की भावना उतना ज्यादा नहीं होती है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द गिवन डाटा। देखो इसको अच्छे तरीके से समझो। ये पेपर इसलिए टफ होता है कि यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल वर्ड आपको बहुत आने चाहिए। मीन, मीडियन, मोड में अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है तो आप बहुत आसानी से इसको बना लोगे। अगर आप नहीं हो तो इसको समझने के लिए मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करूँ तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। देखिए इस बच्चे ने बनाया भी हुआ है। इस तरीके से आपको डाटा दिया जाएगा। डाटा के अकॉर्डिंग आपको निकालना होगा कि मेन, मोडियन, मोड किस तरीके से निकाला जाएगा। अगर मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो तभी इस क्वेश्चन को टच करें, अदरवाइज आप रहने दें। 10 में से 5 क्वेश्चन करना है, इस तरीके से भी तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। ये था आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो किसी भी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें, लाइक्स और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।